नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है रीवा मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। राम सुशील के साथ रंजना पाल के दिन मजे से गुजर रहे थे। परिवार में पति के अलावा और कोई भी नहीं था। कहने को तो रिश्ते नाते में चचेरे सास ससुर का भरा पूरा परिवार था, जिसमें 22-24 उम्र के देवर और चचेरे रिश्तेदारों के बच्चे भी थे। लेकिन अपने परिवार में केवल 40 वर्षीय पति राम सुशील पाल ही था, जिसके साथ उसकी 3 साल पहले शादी हुई थी। गरीब परिवार की रंजना जब शादी करके मध्य प्रदेश के रीवा जिले के उमरी श्रीपत गांव आई थी, तब ससुराल में अच्छी खासी खेती देखकर बहुत खुश हुई थी। पति राम सुशील पाल अकेले ही अपनी खेती को संभालता था, क्योंकि उसकी कुछ जमीन पर चाचा और उनके रिश्तेदारों ने कब्जा भी कर रखा था। इस वजह से उनसे उनकी नहीं बनती थी। राम सुशील ने उनके बीच खेती के लिए बुआई, कटाई या सिंचाई के दरमियान अक्सर झगड़ा हो जाता था। चाचा और चचेरे भाइयों के साथ बहस हो जाती थी। कमजोर कदकाठी का राम सुशील अकेला था और वो लोग संख्या में भी ज्यादा थे, इसलिए वो उनके सामने कमजोर पड़ जाता था। सभी उसे दबा देते थे। राम सुशील ने पत्नी रंजना पर भी इस बात की पाबंदी लगा रखी थी कि वो चाचा के परिवार से कोई बातचीत नहीं करे और न ही उनके घर जाए। इस कारण उसके घर में आसपास के लोगों का भी आना जाना नहीं था। लेकिन पति के घर से चले जाने के बाद रंजना घर में अकेली रह जाती थी, जिससे पति की हिदायतों के बावजूद रंजना का मन परिवार के लोगों से बात करने को मचलता रहता था। हम उम्र सदस्यों में उन लड़कों को वो तिरछी निगाहों से देखती सफाई की थी। इसमें उसने कुछ पड़ोसी लड़कों से भी मदद ली थी। महीनों से बंद पड़े भूसा घर की भी सफाई की थी। उसकी सफाई करने के दौरान कुछ लोगों ने उसमें से आने वाली दुर्गंध की शिकायत की। इस पर रंजना ने कहा था कि शायद उसमें चूहा वगैरह मर गया हो। इस तरह बात आई गई हो गई। दुर्गंध की शिकायत पर रंजना ने दीपावली के दिन अच्छी सुगंध वाली धूप व अगरबत्तियां जलाई थी। फिर भी कई दिनों तक धीमी धीमी दुर्गंध का असर बना हुआ था। बच्चे उधर से गुजरते थे तब नाक बंद कर लिया करते थे। दीपावली के 2 दिन बाद सुबह सुबह रंजना के घर के पास आई पुलिस को देखकर गांव वाले चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस यहाँ क्यों आई है, किसे तलाश रही है, गांव में किसने क्या गुनाह किया है। पास पड़ोस के कई लोग वहां जुट गए। युवा औरतों के अलावा बच्चे भी वहां आ गए थे। उनमें रंजना और उसके दूसरे कुनबे वाले भी थे। कोई पुलिस से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसा ही हुकुमलाल मिश्रा ने ही एक बुजुर्ग से पूछा, क्या गांव का कोई आदमी लंबे समय से गायब है? पता नहीं साहब, बुजुर्ग बोला। ठीक से ध्यान करो, शायद कोई हो जो दशहरा दीपावली पर भी नजर नहीं आया हो। एसआई ने पूछा। मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है साहब, अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बुजुर्ग ने कहा। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, राम सुशील भैया। कौन बोला? सामने आओ जरा, एसआई मिश्रा ने रौबदार आवाज में कहा। गर्दन में गमछा लपेटे और लुंगी पहने एक मजदूर किस्म का व्यक्ति सामने आया। उसने बताया कि राम सुशील बहुत दिनों से नहीं दिखा है। इसी दौरान एक युवक बीच में ही बोल पड़ा, अरे क्या कहते हो, हमने तो कल सुबह ही उसे अपने खेत पर जाते हुए देखा था। अरे वो राम सुशील नहीं था, उसके चाचा का लड़का था, एकदम उसी की तरह चलता है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। तीसरा बोला, क्या कहते हो, राम सुशील का चचेरा भाई उसके खेत पर क्यों जाएगा, उसकी तो उनसे बनती भी कहाँ है। राम सुशील के नाम से बातें होती देख एसआई मिश्रा ने पूछा, राम सुशील का घर कौन सा है? इस पर पास खड़े एक बच्चे ने उसके घर की ओर इशारा कर दिया, जहां दरवाजे पर रंजना आंचल संभाल रही थी। पुलिस वाले को उस ओर आता देख रंजना घर के भीतर जाने को मुड़ी। तभी महिला सिपाही ने उसे आवाज दी, अरे कहाँ जा रही हो, ठहरो। ये सुनकर रंजना वहीं ठिठक गई। राम सुशील का घर यही है, तुम कौन हो उसकी? पुलिस वालों ने पूछा। पत्नी है, दूसरी पत्नी, एक आदमी तपाक से बोल पड़ा। ये कौन बोला? मैंने तुमसे पूछा क्या, पहली या दूसरी पत्नी के बारे में? पुलिस वाले की कड़क आवाज सुनकर बोलने वाला शख्स सहम गया और सामने नहीं आया। इस पर कांस्टेबल चंद्रभान जाटव ने रंजना के पास जाकर सीधा सवाल किया, राम सुशील का घर यही है?
रंजना ने हाँ में सर हिला दिया। वो घर में है, बाहर बुलाओ। कुछ जवाब दिए बगैर वो वहीं खड़ी रही। फिर वहीं से आवाज आई, अरे घर में होगा तभी ना उसे बुलाएगी, वो तो गांव में महीनों से नजर नहीं आया है। कौन बोल रहा है भाई? उसके बारे में जो कुछ जानते हो सामने आकर बताओ। कांस्टेबल जाटव के प्यार से बोलने पर एक व्यक्ति सामने आया। उसने बताया कि राम सुशील को गांव से गए हुए साल भर से ज्यादा हो गया है। ये हमेशा उससे झगड़ती रहती थी। लगता है इसी वजह से उबकर वो कहीं चला गया है। सच सच बता, क्या ये आदमी राम सुशील के बारे में सही बोल रहा है? ऐसा ही मिश्रा ने रंजना से पूछा। गलत बोल रहा है साहब, रंजना बोली। तो फिर वो कहाँ है? बुलाओ उसे। साहब वो दिवाली के बाद ही रीवा चला गया था। वहां तो वो कोरोना के बाद से ही मजदूरी कर रहा है। कुछ दिन के लिए आया था, दशहरे पर भी आया था साहब, रंजना सहमते हुए बोली। लेकिन वो लड़का तो बोल रहा है कि उसे कल सुबह अपने खेत की तरफ जाते देखा था। एएसआई मिश्रा ने संदेह भरा सवाल किया। वो गलत बोला था साहब, जिसके बारे में बताया वो मेरा चचेरा देवर है। उसकी चाल ढाल भी उसी की तरह है, रंजना बोली। अरे तो फिर ये बताओ कि जिसे तुम अपना चचेरा देवर बता रही हो, तुम्हारे घर से निकलकर तुम्हारे ही खेत की तरफ क्यों जा रहा था? तुम्हारी तो उसके बाप से दुश्मनी है, एक अन्य आदमी बोला। वो मेरे कहने पर खेत में पानी पटाने आया था, रंजना ने कहा। फिर झूठ बोल रही है। इस समय कौन सी फसल? पुलिस को पता चला था कि राम सुशील भी गायब है। पूछताछ के दौरान पुलिस को राम सुशील के बारे में संदिग्ध बातों की जानकारी से लाश की पहचान के संबंध में एक उम्मीद जाग गई। रंजना समेत जिन्होंने भी राम सुशील के बारे में जो कुछ बताया, उन्हें पुलिस थाने ले आई ताकि उनसे विस्तार से पूछताछ की जा सके। थाने में टीआई श्वेता मौर्य ने सबसे पहले बरामद शव के कपड़े लाकर रंजना के सामने रखते हुए पूछा, इन्हें पहचानती हो? रंजना थोड़ी देर उन मैले कुचले कपड़ों को देखती रही। उसके बाद सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, इसे पहचानो। एक अंगूठी दिखाते हुए टीआई ने कहा, हाँ साहब, ये तो मेरी ही अंगूठी है। मैंने ही पति को ठीक करवाने के लिए दी थी। इसका घिसा हुआ नग ठीक वैसे ही है। आपको कहाँ मिली? रंजना बोली। तुम्हारे पति की उंगली से, टीआई ने कहा। मतलब? इधर आओ मेरे साथ, लेकिन इस कुर्ते को एक बार फिर से देखो। ये कहकर टीआई श्वेता मौर्य ने उसके सामने कुर्ते को अब पूरी तरह फैला दिया था। अरे ये तो मेरे पति का ही कुर्ता है, इसकी एक जेब फटी हुई है, रंजना बोली। इसका मतलब मेरा अनुमान सही था कि हो ना हो वो सब राम सुशील पाल का ही है, वो बोली। कहाँ है मेरे पति? रंजना ने पूछा। तुम्ही ने तो बताया था कि वो 2 दिन पहले रीवा गया है, तो फिर तुम ही बताओ ना कि वो कहाँ होगा। मुझे कुछ नहीं मालूम, रंजना ने कहा। उसकी मौत हो चुकी है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है, वो भी 1.5 साल पहले। उसका शव अब मिला है, एकदम से सूखी हुई कंकाल की तरह। टीआई की ये बात सुनकर रंजना रोने लगी। तभी टीआई ने उसके गालों पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिए और डपटते हुए बोली, बताओ तुमने अपने पति की हत्या क्यों की? मैंने नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं भला क्यों? रंजना सुबकते हुए बोलने लगी। तुम्ही ने अपने पति की हत्या की है, देवर से तुम्हारे अवैध संबंध है। इस बारे में गांव के कई लोग जानते हैं, तुम्हारा पति भी जानता था। क्या कहती हो मैडम जी? रंजना बोली। तुम्ही ने उसकी बॉडी को भूसे में छिपाकर भी रखा। ये देख, कुर्ते की एक जेब में अभी भी कुछ भूसा है। गांव वालों से भी तुम्हारे भूसे वाले घर से मांस के सड़ने की गंध की शिकायत मिल चुकी है। ये कहते हुए टीआई श्वेता मौर्य ने पास में खड़े पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए, ये ऐसे नहीं बताएगी, इसकी ढंग से खातिरदारी करो, तभी सच बोलेगी। शक्ति की बात सुनते ही रंजना डर गई और बोली, बताती हूँ, सब कुछ बताऊंगी, मुझे और मत पीटो। इसके बाद रंजना पाल ने अपनी पति राम सुशील की हत्या की जो कहानी सुनाई, वो नाजायज संबंधों की चाशनी में तरबतर निकली। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के थाना मऊगंज के गांव उमरी श्रीपत का रहने वाला राम सुशील पाल एक साधारण किसान था। उसके पास खेती की अच्छी खासी जमीन थी। परिवार में वो अकेला था। उसकी पत्नी की कुछ साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। उसके 2 चाचा की नजर उसकी जमीन पर थी। उन्होंने कुछ जमीन पहले से ही जबरदस्ती अपने कब्जे में कर ली थी। बाकी की जमीन पर भी वो नजरें गड़ाए हुए थे। इसके चलते काफी झगड़ा चल रहा था। आए दिन उनके बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उनके सामने राम सुशील अकेला पड़ जाता था
उसके अलावा कोई दूसरा घर संभालने वाला भी नहीं था। उम्र भी 40 पार करने वाली थी, इसलिए उसे अपने घर की चिंता सता रही थी। बिरादरी वाले उसके लिए कई बार रिश्ता लेकर आए, लेकिन उसकी उम्र अधिक होने के चलते उसकी दोबारा शादी नहीं हो रही थी। एक दिन उसकी शादी की मंशा पूरी हो गई। पास के गांव के गरीब परिवार की 20 साल की रंजना पाल का रिश्ता आया तो उसने तुरंत हाँ कर दी। रंजना उससे उम्र में काफी छोटी थी। राम सुशील से रंजना की शादी तो हो गई, लेकिन नई नवेली पत्नी ने उसकी मर्दानगी का परीक्षण सुहागरात को ही कर लिया था। उसने अपनी सहेलियों से सुहागरात की जो रंगीन बातें सुनी थी, वैसा उसने कुछ भी नहीं पाया, इसलिए वो मायूस हो गई। उसे संतुष्टि सिर्फ इस बात को लेकर थी कि घर में खाने पीने की मौज थी और पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं थी। पति भी उसका दिल रखने वाला मिला था। राम सुशील सुंदर पत्नी पाकर बहुत खुश था, लेकिन इस चिंता में भी रहता था कि वो उसे चाचा के परिवार से दूर कैसे रखे। उसे खेती के काम से अक्सर शहर जाना होता था, लेकिन जब भी लौटता था तब पत्नी रंजना के लिए कोई न कोई उपहार जरूर खरीद लाता था। वो रंजना को खुश रखना चाहता था। उसकी इच्छा होती थी कि वो जब घर आए तब रंजना दिमाग में हमेशा चाचा द्वारा जमीन जायदाद पर कब्जे की बात ही घूमती रहती थी। इस तनाव में वो रात को अपनी पत्नी से सिर दबाने को कहता, सिर में तेल की मालिश करवाता और उसे बाहों में लेकर सो जाता था। रंजना पति की इस आदत से परेशान हो गई थी। उसे जल्द ही महसूस होने लगा था कि उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी है। एक तरफ देह की आग ठंडी नहीं हो पा रही थी, दूसरी तरफ गांव में किसी से भी हंसने बोलने तक पर पति ने कई तरह की पाबंदियां लगा रखी थी। इसके लिए उसने पास पड़ोस के बच्चे और बुजुर्ग महिलाओं को मुखबिरी के लिए लगा रखा था। वे उसे रंजना के दिन भर की गतिविधियों की खबर कर देते थे और फिर रंजना से राम सुशील गुस्सा हो जाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि जल्द ही दोनों के बीच का प्यार परवान चढ़ने के बजाय तकरार में बदल गया। एक दिन की बात है, सुबह सुबह राम सुशील से भूसा घर में बिखरे भूसे को ठीक करने को लेकर बहस हो गई थी। पति गुस्से में बोलता हुआ चला गया था। वो उदास मन से अपने खेत की ओर जा रही थी। उसी समय बगल वाले खेत में काम कर रहा उसका चचेरा देवर गोपाल बोल पड़ा, क्या बात है भाभी, भैया गुस्से में जा रहे थे, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताओ। रंजना ने पहली बार पति के छोटे चाचा के बेटे गोपाल से बात की थी। इससे पहले वो उसे देखकर सिर्फ मुस्कुरा देता था। कुछ नहीं, भूसा घर में भूसे को ऊपर चढ़ाना था, उसी पर मुझे डांट दिया। रंजना कुछ बात छिपाते हुए बोली, कोई बात नहीं भाभी, मैं कर देता हूँ, आखिर मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। गोपाल बोला, नहीं नहीं रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रंजना बोली, जी भाभी गोपाल। वैसे आप गोपू कहकर बुला सकती है। अभी तुम यहाँ से जाओ, बुढ़िया हमें बतियाते हुए देख रही है। रंजना बोली और अपने घर आने के लिए मुड़ गई। गोपाल थोड़ी तेज आवाज में बोला, भाभी मैं आ रहा हूँ भूसा घर के पास। थोड़े ही समय में गोपाल भूसा घर के पास जा पहुंचा था। रंजना के मना करने के बावजूद उसे आया देखकर उसने चुपचाप दरवाजे की कुंडी पर लगा ताला खोल दिया। इधर उधर नजर घुमाकर देखा और फिर दूर खड़े गोपाल को देखने लगी। गोपाल उसके देखने का मतलब समझ गया और भूसा घर में चला गया। भीतर कमरे में केवल छोटे से रोशनदान से रोशनी आ रही थी। भूसा चारों तरफ फैला हुआ था। गोपाल बिना कुछ कहे पास रखे भूसे को समेटने लगा। इस बीच रंजना भूसा भरा एक बोरा सिर पर उठाए हुए कमरे में ले आई। बोरे को जमीन पर पटकने से पहले ही गोपाल ने हाथ लगाकर उतार दिया। ऐसा करते हुए भूसा भर भरा कर गोपाल के सिर और कपड़ों पर गिर गया। रंजना तुरंत उसके लिए सिर और कपड़े पर गिरे भूसे को हाथ से झाड़ने लगी। उसके चेहरे को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ दिया। गोपाल इस लाड़ प्यार को पाकर हैरान था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप बिखरे भूसे को सहेजने लगा। रंजना उसे ऐसा करते देखती रही। इसी बीच एक छोटा बच्चा कमरे में घुस आया। वो बोलने लगा, चाची चाची, बाहर किसी की गाय आपका चारा खा रही है। लड़के को अचानक कमरे में आया देख रंजना चौंक गई। कभी उसे तो कभी गोपाल को देखने लगी। गोपाल बोल पड़ा, मेरी ही गाय है, अभी उसे ले जाता हूँ। गोपाल के जाने के बाद रंजना लड़के से बोली, देख चाचा को गोपाल के बारे में मत बताना कि वो यहाँ आया था, मैं तुझे मिठाई दूंगी। अच्छा चाची, मैं ये बात नहीं बताऊंगा
कि गोपाल की गाय आपका चारा खा गई है। जवाब में लड़का बोल पड़ा। उस रोज की बात आई गई हो गई। शाम को राम सुशील घर आया और सीधा भूसा घर गया। वहाँ एक कोने में जमा भूसे के ढेर को देखकर वो खुश हो गया। रंजना की तारीफ में बोला, रोज थोड़ा थोड़ा काम निपटा लो, तब एक बार इतना बोझ नहीं रहता है। रंजना भी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई। वो कुछ बोलने वाली ही थी कि इससे पहले ही राम सुशील बोल पड़ा, अगर तुम थकी ना हो तो आज रात को कुछ मीठा पका लो। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, दूध कल का भी बचा है, कहो तो खीर और दाल पूड़ी बना लूं। अरे तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। गहरी सांस लेती हुई रंजना बोली और रसोई के काम में लग गई। राम सुशील और रंजना के दिन हंसी खुशी में बीतने लगे थे। उनकी खुशी को ग्रहण तब लग गया जब एक दिन गांव की एक बुढ़िया ने राम सुशील को अपने पास बैठा लिया और हालचाल पूछने के बहाने रंजना की ढेर सारी प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन वो उस पर नजर रखने लगा। जल्द ही उसे भी सच का पता चल गया। एक दिन उसने अपनी आंखों के सामने उसे ये मालूम हो गया कि उसका भेद पति को मालूम हो चुका है। असल में रंजना और गोपाल के मिलने का सिलसिला लगातार चल पड़ा था। रंजना उसके बाकेपन पर फिदा हो गई थी, जबकि गोपाल रंजना की भरी जवानी पर फिदा हो गया। जैसे ही राम सुशील खेती के काम से शहर जाता था, गोपाल उसके घर पर आ धमकता था। यहाँ तक कि खेत के पास बने एक छोटे से कमरे में वे अक्सर मिल लिया करते थे। उनका छिप छिप कर मिलना ज्यादा दिनों तक लोगों की नजरों से नहीं बचा रह सका। एक दिन गांव की कुछ औरतों को इसकी भनक लग गई। यहाँ तक कि गोपाल के पिता और दूसरे चाचा को भी इसकी जानकारी मिल गई कि उनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। राम सुशील जब भी रंजना पर गुस्सा होता तब उसे ताना भी दे देता। उसके साथ छोटी छोटी बातों पर मारपीट करने लगता, जिससे रंजना तिलमिला जाती थी। एक दिन रंजना ने गोपाल से बोलकर इस समस्या का समाधान निकालने का दबाव बनाया। रंजना के कहने पर गोपाल ने राम सुशील को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उसके द्वारा रची गई साजिश में मृतक के भाई गुलाब पाल, अंजनी पाल, पंकज और छोटू भी शामिल हो गए। उन्हें राम सुशील को ठिकाने लगाने में दोहरा फायदा नजर आ रहा था। गोपाल को एक फायदा जहां रंजना का था, वहीं अन्य को उसकी खेती की जमीन पर आसानी से कब्जा मिल जाने का था। मई 2021 का महीना था। योजना के मुताबिक रंजना ने घर में ही समोसा बनाने की तैयारी की। इस बारे में उसने पति को बताया कि वो शाम को जल्दी घर आ जाए। वो घर में ही समोसा चाट बनाएगी। अचार का मसाला और दही घर में ही है। राम सुशील खुश हो गया। उसने महसूस किया रंजना में सुधार आ गया है। शाम हुई तो रंजना ने समोसा चाट बनाकर राम सुशील को खिला दी, लेकिन उसमें नींद की गोलियां भी मिला दी। गोलियों का असर तेजी से हुआ। उसके नींद में हो जाने पर रात के समय गोपाल भी अपने चाचा को लेकर आ गया। दोनों ने मिलकर उसे गला दबाकर मार डाला, गला भी काट डाला। शव को ठिकाने लगाने के लिए भूसा घर के ढेर में दबा दिया। गोपाल ने कई बार शव को कहीं और ठिकाने लगाने की योजना बनाई, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाया, जिससे शव भूसे के ढेर में ही 1.5 साल तक पड़ा रहा। शव भूसे के काफी भीतर था, जिससे उसके सड़ने की ज्यादा गंध बाहर नहीं निकल पाई। रंजना ने पास पड़ोस में ये बात फैला दी कि उसका पति शहर में ही काम करने लगा है। बीच बीच में खेती का काम देखने के लिए आ जाता है। संयोग से गोपाल पाल की कदकाठी राम सुशील से मिलती जुलती थी। जब वो अंधेरा होने के बाद रंजना के घर पर आता था, तब राम सुशील के कपड़े पहनकर इधर उधर खेतों में घूम आता था। उसे दूर से देखकर आसपास के लोग राम सुशील ही समझ लेते थे। इस बार दिवाली से पहले भूसे की खपत अधिक हो गई, जिससे उसमें से शव के सड़ने की तेज गंध बाहर आने लगी थी। आनंद फानन में रंजना ने गोपाल से शव को कहीं बाहर फेंक आने के लिए कहा। गोपाल ने भी भेद खुल जाने के डर से शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने चाचा और अन्य लोगों की मदद ली। वे शव को एक बोरे में ठूसकर मऊगंज के जंगली इलाके में एक पुलिया के नीचे नाले में फेंक आए। बाद में किसी के द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस ने शव बरामद कर लिया। कंकाल के रूप में मिले शव की पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और गहन तहकीकात के बाद रंजना, उसके प्रेमी और अन्य आरोपियों को हिरासत में लेने में सफल हो पाई। सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। मामले की जांच टीआई श्वेता मौर्य कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो
जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।